आप जॉब एक्साइज में है ना? जी सर। अच्छा, अभी बताएंगे, एक हमारा रिवेन्यू होता है, एक हमारा टैक्स होता है जी। ये दोनों में मूल्य अंतर क्या है? रिवेन्यू जो है सर, गवर्नमेंट का कलेक्शन होने के बाद, टैक्स कलेक्शन होने के बाद जो कलेक्शन पार्ट होता है उसको रिवेन्यू बोलते हैं। उसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, इसे तो नाम बदल दी गई, अब तो इसको जीएसटी में ले आया गया। जीएसटी सर इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन है सर। अभी भी जीएसटी में बहुत सारे, जैसे पेट्रोलियम, लीकर, प्रीशियस मेटल, जीएसटी में, जीएसटी से बाहर है, वो एक्साइज में के अंतर्गत नहीं आते। क्या रीजन हो सकता है इसे भी बाहर किया गया? जी, उसका रीजन सर उसका है कि उस पर पेट्रोलियम पदार्थों पे जो है उससे रिवेन्यू ज़्यादा आते हैं, उस पर टैक्सेस ज़्यादा हैं। और जीएसटी आने के समय क्या हुआ कि अगर एकाएक उसको कम कर दी जाता तो गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो थी वो कम हो जाती, इसलिए उसको अभी भी बाहर। सरकार के तो मतलब होता है कि जनता के फॉर्म में एक कल्याणकारी कार्य को करना। जी सर। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि मान लिया जाए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर एक पूरा हमारा क्रूड ऑयल पेट्रोलियम डीजल पर आती है, और जब इसे जीएसटी के दायरे से बाहर की जाएगी तो मानी से जनता पे इसका बर्डन पड़ेगा। जी सर, इसका मुख्य कारण है, जब जीएसटी इम्प्लीमेंशन हुआ तो उस समय 5 स्लैब बनाए गए थे। उस स्लैब से वो पहले से ही ज़्यादा रेट में थे, तो जिस दिन अगर स्लैब टैक्स का रेट बढ़ते बढ़ते अगर ज़्यादा होता है उस दिन ही उसको जीएसटी में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे राज्य ने इंक्लूड करने से बाहर हैं, विरोध कर रहे हैं। अभी वर्तमान में देखा है कुछ राज्य और केंद्र के बीच में अभी डिस्प्यूट चल रहा था जीएसटी को लेकर। जी सर, जीएसटी, हाँ, डिस्प्यूट सर जीएसटी बंटवारे को लेकर चल रहा था कि जीएसटी जो कलेक्शन का जो सिस्टम है सर, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जो जीएसटी कलेक्शन है उसको लेके चल रहा था कि गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम उसका जो कलेक्शन हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। लेकिन अभी कोरोना काल और कुछ इंटरनल जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके कारण गवर्नमेंट उसको सप्लाई नहीं कर पाई राज्यों को, इसके कारण इसका विवाद चल रहा है। कस्टम क्या है, मतलब प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? हाँ सर, ये एक अप्रत्यक्ष कर है सर। तो ये भी जीएसटी के अंतर्गत आएगा? जी सर। तो जीएसटी में तो थोड़ा रेट घटाने की बात है, तो निश्चित तौर पर कस्टम के से नुकसान होगा हमें। सर एक्चुअली नुकसान नहीं सर, जैसे पूर्व में सर जीएसटी जो लाया गया तो उसमें सर 22 अप्रत्यक्ष कर और उसमें 27 उपकर, इन चीज़ों को शामिल किया गया। तो सारी चीज़ों का और स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स जितने थे तो उनके रेट में वेरिएशन था, तो इसीलिए इसमें स्लैब बनाया गया। लेकिन ये जीएसटी का जो मूल फोकस है कि धीरे धीरे जो स्लैब होगा उसको एक स्लैब में लाना। तो अगर इन फ्यूचर में सर स्लैब तय है कि गवर्नमेंट जब भी रिवेन्यू बढ़ानी होती है तो टैक्स रेट किसी न किसी वस्तु पे बढ़ाती है, तो इसके कारण उसको कस्टम में दोबारा वो जब भी वो रेट उसके इक्वल हो जाएगा तो उसको डेफिनेटली इस तरह से लाने का गवर्नमेंट का आप अभी किस पोस्ट पर हैं? अभी सर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट में। हाँ, तो फिर आप क्यों आना चाहते हैं बिहार? कितने अच्छे पोस्ट पर तो आप हैं। जी सर, पोस्ट अच्छे हैं, लेकिन हमारे लगाव बचपन से बिहार से ज़्यादा रहा है और हमने बाहर के वहाँ बाहर में काम कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि बिहार में आएँ और अपने माता पिता और साथ ही यहाँ पूरे बिहार का हम सेवा दे सकें। और इस क्षेत्र में सर आने का मूल मेरा दूसरा कारण है कि इसकी कार्य विविधता हमें पसंद करती है और साथ ही समाज में इसकी जो प्रतिष्ठा है वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है कि हम आके लोगों के बीच काम करें और उनके हमारे एक निर्णय से उनकी बहुत आबादी को लाभ पहुँचाए, ये हमारी कोशिश है। कोरोना का तो नाम आप सुने होंगे। जी सर। कोरोना सबसे अच्छा कब दिखेगा? सबसे अच्छा कब दिखेगा सर? कोरोना तो एक महामारी के रूप में पूरे विश्व को आया, लेकिन अगर अच्छा दिखने की बात कहें तो अगर इसका अवसर के रूप में इसको तब्दील कर लिया जाए नहीं तो, लेकिन आप भूगोल वाले हैं। जी सर। अच्छा सर, ये हाँ सॉरी सर, हाँ भूगोल में सर जब ये सूर्य ग्रहण लगता है सर उस समय सूर्य के बाहर जो दिखाई देता है वो कोरोना उसको बोलते हैं। चंद्रग्रहण मैक्सिमम कितना देर तक लग सकता है? चंद्रग्रहण मैक्सिमम? सॉरी सर, इस बारे में मैक्सिमम वेरी कॉमन। अच्छा, फिर भूगोल सब्जेक्ट से प्रशासन को आपको क्या मदद मिलेगी? जी सर, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, किसी भी प्रशासन का प्लानिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। भूगोल से वहाँ से उसकी प्रादेशिक विषमताएँ और प्रादेशिक क्षमताएँ कैसी है, उसका वहाँ पे सांस्कृतिक कल्चर किस रूप में है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग प्रशासन का वहाँ दायित्व होता है कि किस रूप में उसको अच्छा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय बताइए। जी, बिहार का सर अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री
10 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और 82 डिग्री से 88 डिग्री 83 डिग्री पूर्वी से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में। ये अपने आप में एक बिहार के लिए प्रश्न बनता है। जैसे जब हम नॉर्दर्न की बात करते हैं, बिहार के जो नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है जी, तो नॉर्दर्न एरिया में भी बहुत सारे जितने भी नदियां हैं वो हिमालय से आती हैं जी। साउदर्न एरिया की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे नदियां हैं। कारण क्या है कि सारे के सारे नदियां गंगा में ही मिलती हैं। जी सर, बिहार का फिजिकल जो स्ट्रक्चर है सर, वो स्लोप है नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। जो गंगा रिवर है सर, वो स्लोप में एक ढाल गहरी है, वो 5 डिग्री। गंगा जी का एंट्री कहाँ होता है बिहार में? बिहार में सर गंगा की एंट्री बक्सर में होता है, बक्सर जिला में होता है। उस जगह का नाम? जगह का नाम सॉरी सर, चौसा तो सुने हैं सर, लेकिन फिक्स नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं कि चौसा में मिलती है, लेकिन बक्सर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। बिहार में कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है? जी सर। कहाँ है? कहलगांव एक ही है। और सर कांटी बरौनी मुजफ्फरपुर में। कांटी बरौनी की कांटी सॉरी मुजफ्फरपुर, सॉरी। इसके अलावा और कहीं नहीं है? एक सर तीसरा अभी बक्सर में एक बन रहा है एनटीपीसी का सर। नहीं, इसके अलावा भी तो आपका बरौनी में भी है, बाढ़ में भी है, औरंगाबाद में भी है सर। हाँ, बाढ़ में। कोयला कहाँ से आता है? सॉरी सर, लेकिन नेवर स्टेट उम्मीद करते हैं कि सर ये नेवर स्टेट अपने झारखंड से आता है। बिहार सरकार की जो भी योजना चल रही है, जी, जल जीवन हरियाली, जी सर। जल जीवन हरियाली का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मोटो थे? सर इसमें जल जीवन हरियाली, इसका सर मोटो था कि सबसे पहले सर एक रोजगार सृजन